दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क में और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज एक जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज कोई चर्चा नहीं है, कोई गेस्ट भी नहीं है, क्योंकि रविवार होता है तो हमारा तो काम है कि हम तो रोज आपको मिले, लेकिन बाकी सब जो है उनके अपने अपने एक खुद के कुछ करके काम या अपनी जिम्मेदारियां भी होती है, तो इसलिए हमने आज किसी गेस्ट को परेशान नहीं किया है। हम ही बात करेंगे आपसे। पर हमको बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सर्वे, एक रिपोर्ट हमारे हाथ में आया और उसमें हमने थोड़ी बहुत अपने हिसाब से जानकारी पाने की कोशिश की, छानबीन की और एक ओवरऑल इन टोटालिटी में एक बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। हो सकता है अगर हमारी कहीं थोड़ी बहुत रिसर्च इधर उधर हो तो थोड़ा बहुत कहीं फर्क हो सकता है। अगर आपके किसी के ध्यान में आता है तो हमारा ध्यान आकर्षित जरूर कीजिएगा। हम मोटे तौर पर हमने जितना भी रिसर्च किया या छानबीन की और एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वो आपसे हम कर रहे हैं। मामला ये है कि हमने ये सोचा कि कांग्रेस जो एक समय की सबसे बड़ी पार्टी इस देश की, और वो सिमट रही है, वो सिकुड़ रही है, वो धीरे धीरे सिंक हो रही है, ये तो हम देख रहे थे। आप भी देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला ही देख रहा हूं और आप नहीं देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं मिलकर। और कल अगर आपने देखा होगा, हमने आनंद वर्धन सिंह साहब से एक बात की थी। एक हमारी जो बातचीत थी, आपने बड़ा अच्छा उसको सराहा भी है, बहुत अच्छा आपने उस बातचीत को देखा है, ये हमने आज पता किया। उसमें भी ये चर्चा हुई थी। कांग्रेस कल वो राहुल गांधी की कैम्ब्रिज वाली स्पीच को लेकर बात थी, और उसमें अगर एक उस पूरी बातचीत में अगर एक पार्ट आपने ठीक से देखा हो तो उसमें आनंद वर्धन सिंह साहब का ये कहना था कि राहुल गांधी जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको अगर ये मना भी किया जाता है कि महाराष्ट्र में जाकर आप सावरकर साहब के खिलाफ कुछ मत कहें, लेकिन फिर भी अगर वो कहना चाहते हैं तो कह देते हैं। उनका ये मानना था, और मैं भी ये मान रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजिकली हो रहा है। मतलब उनको जो आइडियोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि एक लंबा रास्ता हो, और उस लंबे रास्ते पे चलते चलते हो सकता है कि कांग्रेस और जीर्ण और शीर्ण हो जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि फिर शायद उनको लगता है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का या कांग्रेस का नव सृजन करने का शायद हो सकता है कि यही एकमात्र उपाय हो कि जो पुराने जितने भी जो इस पूरी जो इमारत है, इतनी बड़ी इतनी पुरानी, इसमें जितना भी हिस्सा खोखला हो चुका है, अगर इसको पूरा गिरा दिया जाए, और गिराना अगर जरूरी हो तो गिरा दें। ये एक सोच हो सकती है, लॉजिकल है। इसमें और भी तर्क हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे फिर ये लगा कि तो फिर ये देखने की कोशिश करें कि 2014 तक कांग्रेस तो पावर में थी। 10 साल उन्होंने यूपीए की सरकार चलाई। तो जब नरेंद्र भाई सत्ता पे बैठे, उसके बाद से तब तक की कांग्रेस की देश में स्थिति क्या थी, और उसके बाद कांग्रेस की देश में स्थिति क्या रही, और विशेष रूप से हमने ये समझने की कोशिश की कि विधानसभा मतलब राज्यवार, देश के राज्यों में 2014 से पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी, कितने विधायक थे उनके, कहां कहां किन किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 के बाद क्या स्थिति जो है, अगर 2023 की आज के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो वो क्या है। तो वो हमने एक वो बनाया है, तो हम वो देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो अब देखिए, अभी की तुरंत बात करें तो ये है कि 5 राज्य तो ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, ठीक है। और 9 राज्य देश में ऐसे हैं जहां पे 10 से भी कम विधायक हैं, एमएलए हैं कांग्रेस के। और पिछले 8 साल की अगर हम बात करें तो कांग्रेसी विधायकों की संख्या जो है वो 24% से कम होकर 16% तक जा गिरी है, ठीक है।
1951 में जब देश के राज्यों में चुनाव हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर कांग्रेस ने हर एक राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। ये एक वही कांग्रेस है जिसके पास आज सिर्फ 3 राज्य हैं देश में जहां पे उसके मुख्यमंत्री हैं और जहां पे उनकी खुद की सरकार है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब मोदी युग की शुरुआत हुई 2014 मई महीना था, उससे पहले क्या मामला था। तो उससे पहले जो हमारे पास हमने जो छानबीन की, हमको पता चला कि देश में उस समय कुल 3 जो विधानसभा थी, मतलब जो राज्य थे वो 30 थे। 30 राज्यों की विधानसभाएं थी और टोटल जो विधायकों की संख्या होती है वो 4120 थी। ठीक है, और उसमें से कांग्रेस के विधायक जो थे वो 989 थे, 989 थे। ठीक है, मतलब कि हिस्सेदारी जो है थी विधायकों की संख्या में वो कांग्रेस की 24% थी। अब अगर 2023 में आज के परिप्रेक्ष्य में इसको अगर देखें, समझने की कोशिश करें, तो विधानसभाएं 30 हैं, देश के जो कुल विधायक है अभी वो 4033 हैं और उनमें से कांग्रेस के विधायकों की संख्या 658 है, 658। तो हिस्सेदारी जो है वो कम होकर 24% से 60% तक हो गई है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जो सरकार नहीं है, वो वहां पे कोई चुनाव हुए नहीं है, तो 2023 में विधायकों की संख्या वैसे भी वो घटी है। ठीक है, 6 राज्य जहां पे कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे था, ऐसे 6 राज्य थे। 2014 तक की बात कर रहा हूं मैं। आंध्र प्रदेश 2014 तक उस कांग्रेस के पास 21 विधायक थे। वेस्ट बंगाल के विधानसभा में कांग्रेस के पास 42 विधायक थे। गुजरात में 2014 तक जो है वो 61 विधायक थे। उत्तर प्रदेश में 28 विधायक थे। पंजाब में 46 विधायक थे और दिल्ली में कांग्रेस के पास 8 विधायक थे विधानसभा में। 2023 में क्या मामला है? आंध्र प्रदेश में 0 है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में 0 है, गुजरात में सिर्फ 17 बचे हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 हैं, पंजाब में सिर्फ 18 है 46 की जगह, और दिल्ली में 8 जो थे 2014 में, अब सिर्फ 0 है। ठीक है, 2014 से लेके अब तक में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे उन्होंने सरकार तो गंवाई दी और मजबूत विपक्ष के तौर पर भी वो नहीं बचे हुए। ऐसे 4 राज्य मैं बताता हूं आपको। अरुणाचल प्रदेश 2014 तक की बात करें तो वहां उनके पास 42 विधायक थे, आज वहां पे 4 है। मणिपुर जहां पे 42 विधायक थे 2014 के पास, आज वहां पे सिर्फ 5 है। मेघालय में उनके पास 29 विधायक हुआ करते थे 2014 तक, आज उनके पास सिर्फ 5 है कांग्रेस के पास। मिजोरम में 34 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के पास, ये सब सरकार भी थी वहां पे और इतने विधायक थे, आज मिजोरम में सिर्फ वहां उनके पास 5 विधायक थे कांग्रेस के पास। ये स्थिति है। आगे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूं कि 2014 तक सिक्किम में एक मात्र वहां वो ऐसा था कि वहां 0 उनके विधायक थे। अभी 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस बिल्कुल साफ है, और अब 2014 से पहले की कांग्रेस देखें तो ऐसे 11 राज्य थे जहां पे कांग्रेस की सरकार थी। उन राज्यों में हरियाणा में थी, हिमाचल में थी, कर्नाटका, केरल गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी लेकिन सीएम कांग्रेस का था, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 11 राज्य थे, वहां पे कांग्रेस की सरकार 2014 मोदी युग से पहले थी। और 14 ऐसे राज्य थे जहां वो मजबूत विपक्ष के तौर पर थी कांग्रेस। वो था बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब,
राजस्थान, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ये 14 ऐसे राज्य थे जहां पे वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे थी। 11 में सरकार थी, 14 में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी। मतलब कि 30 में से 29 राज्य में उसकी एक रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्टर करते थे लोग, चाहे वो सत्ता में हो या मजबूत विपक्ष के तौर पे। अच्छा, 2014 तक 10 से कम विधायक वाले 6 राज्य थे 2014 तक कांग्रेस के पास। पुडुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड, बिहार और दिल्ली। और अगर शून्य मतलब एक भी विधायक न हो ऐसा एक ही राज्य था 2014 तक, मोदी युग से पहले तक, वो था सिक्किम। आप देख रहे हैं क्या फर्क हो रहा है। अब 2023 के परिप्रेक्ष्य में हम देख लें, कितने राज्यों में सरकार है कांग्रेस की? वैसे तो कहा जाए तो 6 राज्यों में है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे उसकी खुद की सरकार है। वहां राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और हिमाचल प्रदेश है। बाकी 3 जगह पे फिर वो गठबंधन में है। बिहार में गठबंधन है, झारखंड में गठबंधन है, तमिलनाडु में गठबंधन में वो बैठी हुई है। और सिर्फ 9 ऐसे राज्य बचे हैं जहां पे वो विपक्ष में है। असम में विपक्ष में है, गुजरात में बड़ा कमजोर विपक्ष के तौर पर वहां पे है, हरियाणा में, कर्नाटका में वहां स्थिति फिर भी ठीक है, केरल, मध्य प्रदेश, वहां भी उनकी संख्या अच्छी है, लेकिन किस तरह सरकार गई आपने देखा। महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड, ये 9 राज्य है जहां पे अभी विपक्ष में है। और 2023 के परिप्रेक्ष्य में 10 या उससे कम विधायकों वाले जो राज्य है, ऐसे 9 राज्य है कांग्रेस के जहां पे उसके विधायक 10 या उससे कम है। वो बता दूं मैं आपको, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी और पुडुचेरी। ये यहाँ पे 10 या उससे कम विधायक है उनके। और 2014 तक शून्य विधायक वाला एक ही राज्य था सिक्किम। वो अब 2023 में ऐसे 5 राज्य हो चुके जहां पे एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है। उनका नाम बता दूं मैं, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। आगे और बताता हूं मैं आपको। 9 साल में कांग्रेस की सत्ता सिमट कर, राज्यों की बात करें तो 11 राज्यों से सिमट कर सिकुड़ती हुई 6 राज्यों में तक नीचे आ गिरी। और जैसे मैंने कहा कि 6 राज्यों में से 3 में तो वो गठबंधन में है, सिर्फ 3 में अपनी खुद की सरकार है। ठीक है, तो ये हकीकत है। और अगर 2014 के बाद मैं बताऊं कि कितनी राज्यों मतलब कितनी विधानसभा के कितने चुनाव हुए और उन चुनाव में क्या क्या हुआ, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 2014 के बाद 53 असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो हुए हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 इलेक्शन में ही कांग्रेस जीत पाई है। तो अब इसमें राज्य तो बहुत सारे हमने लिखे हुए हैं, पर ये क्रक्स है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोच लीजिए कि 53 असेंबली इलेक्शन हुए हैं 2014 के बाद और उसमें से सिर्फ 12 में ही कांग्रेस जीत पाई है। तो आप समझ रहे हैं कि किस स्तर से कांग्रेस जो है वो डिजेनरेट हो रही है, डिग्रेड हो रही है, किस तरह से उसका जो कद, उसका वजन जो है वो कम होता जा रहा है। ये आंकड़े हैं, वास्तविकता आपके सामने है। और अगर मैं वोट परसेंटेज जो मैंने कोशिश हमने की है समझने की, वो मैं आप तक अगर पहुंचाऊं तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तब सब सहानुभूति का जो एक वेव था वो अपने चरम पे था। तो 48% इस देश की जो वोटर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। और अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 20% से भी कम वोट जो है कांग्रेस को मिले। 1952 में जब संसद में, ये मैं संसद की बात कर रहा हूं, तो जब एक 401 सीटें हुआ करती थी, ठीक है, तब 45% वोट मिला था, 364 सीटें मिली थी। 1957 में 403 सीटें हुई तो कांग्रेस ने 371 जीती और 47.8% वोट 57 में मिला था।
1962 में 494 बैठकें हो गई संसद की, बढ़ी, तब 361 सीटें मिली और वोट परसेंटेज था 44.7%, मतलब कि 3.1% का घाटा हुआ था। 1967 में 520 बैठकें सीट हो गई सदन में, संसद में, तब उनको 283 बैठक मिली थी कांग्रेस को और 43.7% वोट उनको मिले थे। तो पिछले चुनाव के मुकाबले उनके वोट प्रतिशत में 2.9% का इजाफा हुआ था। ठीक है, और अब 1957 की हमने बात कर ली। उसी मतलब ये पर आपको लंबा हो जाएगा काफी, लेकिन कुल मिला के मतलब ये कहना है, हमने 2019 तक का निकाला है कि 14 तक का भी निकाला है, उसके बाद 19 तक का जो संसद के चुनाव हुए हमारे, वहां तक का हमने निकालने की कोशिश की है। 2014 में, 2009 में, मतलब अभी अगर ये इसी सदी के दशक को पहले शुरुआत से देख लें तो पहले वहां पे आ जाए, उस वहां से फिर अंत करेंगे इस चीज का। 1999 का चुनाव जो हुआ तो वहां पे 543 सीटें थी, उनमें से 114 मिली थी, वोट परसेंट 28.3% था, तो वो पिछले चुनाव के मुकाबले 2.5% बढ़ा था। 2004 में चुनाव हुआ, बैठकें 543 थी, उतनी ही थी, 145 बैठकें मिली और वोट परसेंट उनका माइनस हुआ था 1.9% और उनको 26.5% वोट मिला था, लेकिन सरकार बना पाए थे यूपीए को लेकर। 2009 में भी उनको 206 सीटें मिली और वोट परसेंट उनका बढ़ा, 28.6% वोट मिले, और वही जो है 2014 में आते आते 206 सीट जो है वो घट के कम होके 44 हो गई, वोट परसेंट धड़ाम से गिरा नीचे, 19.5% वोट मिले और माइनस 9.1 जो है वोट उनका परसेंटेज में कमी आ गई। 2019 में हालांकि थोड़ा वोट शेयर उनका बढ़ा, लेकिन वो 44 बैठकें थी, वो बढ़ के 52 हुई, ज्यादा कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं हुआ और 19.7% उनको वोट मिले और प्लस 0.2% वोट का इनको इजाफा हुआ। अब 2014 के बाद कांग्रेस छोड़ के जो बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए, मैं थोड़ा उनका नाम आपको याद करवा दूं। अब ये भी जो गए, जो अंत में गए, वो तो गुलाम नबी आजाद साहब है, 26 अगस्त 2022 को छोड़ के चले गए। पीसी चाको साहब जो है उन्होंने 10 मार्च 2021 को छोड़ दिया था। जयवीर शेरगिल ने छोड़ दिया 24 अगस्त 2022 को, अगर मेरी तारीख मुझे जहां तक सही याद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिसंबर 2021 में छोड़ दिया था। कपिल सिब्बल ने 16 मई 2022 में छोड़ दी कांग्रेस। खुशबू सुंदर जो बहुत बड़ी अभिनेत्री है साउथ की और कांग्रेस की एक कद्दावर नेता वहां पे रही थी, उन्होंने 12 अक्टूबर 2020 को कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सुनील जाखड़ पंजाब के बड़े कद्दावर नेता, और जो पूरा कांड हुआ अमरिंदर सिंह साहब से, वो भी आएंगे इस सूची में, ये भी है, वो भी है, लेकिन वो नाराज हो गए, उन्होंने भी 14 मई 2022 को छोड़ दी कांग्रेस। सुमित्रा देवी कासडेकर ने 16 जुलाई 2020 को छोड़ दी। हमारे गुजरात के हार्दिक पटेल साहब भी नाराज होकर चले गए, तो उन्होंने भी 18 मई 2022 को कांग्रेस छोड़ दी। एस एम कृष्णा बड़ा नाम, कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हमारे देश के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने 21 मार्च 2017 को कांग्रेस को छोड़ दिया। रिपुन बोरा साहब ने 17 अप्रैल 2022 को कांग्रेस छोड़ दी। रीता बहुगुणा जोशी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जैसा भी था वो गढ़ संभालने की कोशिश करने वाली एक महिला कद्दावर नेता थी, उन्होंने 20 अक्टूबर 2016 को कांग्रेस को छोड़ के टाटा बाय बाय सब कर दिया था। अश्विनी कुमार बड़े अच्छे प्रबुद्ध और अच्छे नेता, उन्होंने 15 फरवरी 2022 को छोड़ दी। हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो अभी भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने 23 अगस्त 2015 को कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। आरपीएन सिंह जो एक समय के, जहां तक मुझे याद है ठीक से, वो गृह राज्य मंत्री थे देश के, उन्होंने 26 जनवरी 2022 को अलविदा कह दिया कांग्रेस को। कृष्णा तीरथ जी ने जनवरी 2015 को छोड़ दिया था। अमरिंदर सिंह साहब जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने 2 मई 2021 को कांग्रेस को छोड़ा, और वो पूरा किस्सा अब सब अभी भी आपको याद होगा, बहुत पुराना तो है नहीं, भी 1 डेढ़ साल पुराना किस्सा है वो।
जयंती नटराजन एक बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी कांग्रेस की, उन्होंने तो 30 जनवरी 2015 को छोड़ दी कांग्रेस। और जितेंद्र प्रसाद, जो जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र हैं, और वो जो उनके पिताजी थे जितेंद्र प्रसाद साहब, उनका एक बहुत बड़ा कद था राजीव गांधी साहब जब थे मौजूद थे, और कहा जाता था कि इनका और राहुल गांधी का बहुत अच्छा मेल था। कहीं कुछ पंक्चर हुआ, उन्होंने भी 2 जून 2021 को कांग्रेस को छोड़ के जो है अपना रास्ता अपना लिया, पकड़ लिया। तो अब इस स्थिति में भाई हमने बस ये बताने की कोशिश की, एक आंकड़ों के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है अभी जिस रास्ते पे चल रही है, वो रास्ता तो सिमटने का रास्ता है, सिकुड़ने का रास्ता है। हो सकता है कि राहुल गांधी साहब की ये थियरी हो कि एक बार अगर नवनिर्माण करना है तो जो पुराना है सब उसको एक बार ध्वस्त हो जाने दीजिए, और फिर भी अगर जो कोई है जो कांग्रेस की विचारधारा से ही प्रेरित है और उसी के रंग में रंगा हुआ है और उसी चाल में चलेगा जो इस विचारधारा कहती है, वही लोग रहें साथ में, फिर हो सकता है इसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की जाए। अगर ये है तो मालूम नहीं, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा हमको लगता है। जिस तरह से लोग जा रहे हैं छोड़ के, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो सिमटती जा रही है, विधायकों की अगर तादाद की बात करें उसमें भी, वोट शेयर की बात करें अगर राज्यों में और देश में तो वहां भी, तो अब वो फिर आगे क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, ये बता रहे हैं कि कुछ फरवरी तो ये था कि फरवरी में कुछ बड़े फैसले होने थे, वो हुए नहीं। मार्च शुरू हो गया है, होली आ रही है कुछ दिनों के बाद, अब देखते हैं कि क्या मार्च में कुछ वो ऐसे बड़े फैसले लेंगे कि, या और फिर भी किसी एक बड़े कांग्रेसी नेता ने हमको कहा था कि कांग्रेस एक इतना बड़ा हाथी है कि इसको मूव करने में, पता होने के बावजूद भी कोई निर्णय लेने में बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो देखते हैं अब वो आगे क्या टाइम लेते हैं, किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। संगठन में बहुत बड़ा बदलाव होने की बात है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक पूरे देश में। देखते हैं किस तरह से इसको लिया जाता है, देखा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है भाई, आपको कैसी लगी ये आप हमको जरूर बताइए अपनी कमेंट में। आप अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, करवाएं, और 4 PM और दस्तक के साथ आप जुड़े रहें, और हम इस तरह के कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।